दोस्तों ये न्यूज वाकई में बहुत शॉकिंग है। लास्ट 19 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू बिग कम्युनिटी। एक है मैती हिंदू कम्युनिटी और एक है कुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी। दोनों के अंदर कुछ रेबल ग्रुप्स हैं जो सोफिस्टिकेटेड हथियारों से एक दूसरे पे भी हमला करते हैं और हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाते हैं। अब काफी तादाद में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मणिपुर में डिप्लॉय किया गया है क्योंकि सिचुएशन इज बिकमिंग वर्स्ट डे बाय डे। और पहले जिस मणिपुर में इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत रीजनल लेवल पे लेके समझा जा रहा था कि ये रीजनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं पे डिप्लॉयड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि मैती कम्युनिटी के कुछ रेबल ग्रुप्स they crossed Manipur border and they are in Myanmar right now। और म्यांमार में उन्होंने किसके साथ हाथ मिला लिया है? जुंटा के साथ। नाउ जुंटा कौन है? 2021 में जब म्यांमार की मिलिट्री मतलब जुंटा इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट करके आर्मी रूल लाया, उसी को बोलते जुंटा। और उसके साथ मिलके कौन से स्टेट में? म्यांमार के सागेइंग स्टेट में। क्या सागेइंग स्टेट में आपकी मैती कम्युनिटी जुंटा के साथ मिलकर लड़ रही है एंटी जुंटा ग्रुप के साथ। एंटी जुंटा ग्रुप मतलब वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे रेबल ग्रुप है म्यांमार में जो इस मिलिट्री रूल को अपोज कर रहे हैं और वापस डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। और उनमें जिस कम्युनिटी के खिलाफ मैती लड़ रही है वो है ग्रुप पीपल्स डिफेंस फोर्स, जो अभी आपको काचीन स्टेट ऑफ म्यांमार और चिन स्टेट ऑफ म्यांमार में मिलेगा। और एक और कुकी नेशनल आर्मी। क्यों कुकी नेशनल आर्मी? क्योंकि मैती इसलिए जुंटा को उन्होंने साथ दिया है कि यही कुकी हैं जिन्होंने मणिपुर में हमें बहुत सारे हकों से, बहुत सारे राइट्स लेने से रोका हुआ है। और यही कुकी हैं जो म्यांमार में भी क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आपका लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। इसलिए इनको खत्म करने के लिए हम जुंटा के साथ जुड़ रहे हैं। यहां पे एक और ट्विस्ट बताओ, हैरान हो जाओगे कि पीपल्स डिफेंस फोर्स को डायरेक्ट वेपन का सपोर्ट और डायरेक्ट लॉजिस्टिक का सपोर्ट जो है वो यूएसए से आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि जब 2021 में म्यांमार में मेरे दोस्तों डेमोक्रेसी को हटा के जब मिलिट्री रूल लाया गया तो लोगों ने बहुत विवाद किया। वहां पे कुछ आपके पॉलिटिशियंस, कुछ आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट म्यांमार के, उन्होंने मिलकर क्या कर दिया, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी, जिसको एक शैडो गवर्नमेंट बोलते हैं। ये यहां पे मौजूद नहीं है, दे आर नॉट इन म्यांमार, ये दूसरे दूसरे देशों में बैठे हुए हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि दैट वी आर द रियल क्या आप पावर ऑफ म्यांमार। हम अपोज करते हैं मिलिट्री को और हम जो है सारे लोगों को ये बोलते हैं कि आप तैयार हो रिवॉल्ट करने के लिए, रेबल करने के लिए। भाई साहब आपको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा मिलिट्री को हराने के लिए। और इनकी एक विंग है, क्या इनकी एक आर्म विंग है जो जुंटा के खिलाफ लड़ रही है, पीपल्स डिफेंस फोर्स। वही पीपल्स डिफेंस फोर्स जिसके पीछे कौन पड़ा हुआ है, आपकी मैती कम्युनिटी का ग्रुप। आप समझ रहे? क्योंकि अब पीपल्स डिफेंस फोर्स जो है वो बेसिकली ज्यादातर किसके सपोर्ट में? कुकी के। ये ज्यादातर कौन है? आपके क्रिश्चियन से। और मैती को ऐसा लगता है कि भाई जिस तरीके से मणिपुर में काफी सालों तक वो बेनिफिट जो कुकी को मिल रहे थे वो बेनिफिट मैती को नहीं दिलवा पाए कौन? यहां की सरकार या यहां की कोर्ट। वही काम अगर यहां पे म्यांमार में भी ताकतें आ गई जो कुकी डोमिनेटेड हुई तो हमारा नुकसान होगा। अब इसी को देखते हुए आपके मैती कम्युनिटी के लोग कहां जा रहे हैं मेरे दोस्तों? आपके म्यांमार में जा रहे हैं और वहां से हथियार लेके वापस म्यांमार में पहुंच रहे। मणिपुर से म्यांमार, म्यांमार से मणिपुर। नाउ दिस इज आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आप अगर स्टेटमेंट सुनोगे, इन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए ये बात बोली कि मणिपुर पहले प्रॉब्लम था, ठीक है, नाउ देयर इज न्यू प्रॉब्लम इन मणिपुर दैट इज म्यांमार। मतलब इतने ज्यादा तादाद में लोग वहां से यहां माइग्रेट हो चुके हैं। There are around 1.5 million people from Myanmar who migrated in Manipur and Mizoram। और आप देखें 2021 के बाद ही मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, जब बहुत बड़े तादाद में आपके मैती और कुकीज लोग जब
यहां पे आए मणिपुर में, तो उन्होंने यहां पे फिर दो कम्युनिटी के बीच में विवाद देखा। उन्होंने देखा यार, ना हमें यहां हाथ मिल रहे, ना हमें वहां हाथ मिल रहे। तो आप देखो म्यांमार में हुआ 2021 का जो कू है, मिलिट्री कू, उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ा है? आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पड़ा है। और वहीं पे रिसेंटली मैंने वीडियो में भी कवर किया था किस तरीके से मिजोरम से निकाल के, मेरे दोस्तों, यूएसए क्या करना चाहता है, एक क्रिश्चियन कंट्री को बनाना चाहता है, जिसमें कुछ एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का होगा, कुछ एरिया बांग्लादेश का और कुछ एरिया म्यांमार का। अब ये यही बोल रहे हैं कि भाई मैती ग्रुप जो है वो दोनों तरफ ऑपरेट कर रहे और इनके पास नॉर्मल हथियार नहीं है, दे हैव द मोस्ट एडवांस वेपन्स। जैसे अगर आप देखोगे, इस वेपन का नाम है M16S, इस वेपन का नाम है M4A1S और AK-47। इसके अलावा इनके पास, मेरे दोस्तों, मशीन गन्स है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स है। वो कहां से है? सवाल यही है ना कि वो कहां से है। इसमें सबसे ज्यादा अगर बैकिंग किसी की है वह यूएसए की। अभी मणिपुर में केवल 1500 इलीगली गन जो हैं वो इंपोर्ट की गई हैं। 1500 गन जो किसके पास पड़ी हुई है? मैती कम्युनिटी के पास 1500 इलीगल गन है जो म्यांमार से आई है इनके पास। और 2000 गन्स किसके पास है? कुकीज के पास अभी करंट। और इसके अलावा अगर आपको पता हो, जब म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, 5000 जो हथियार हैं चोरी कर लिए गए थे। कुकी और मैती कम्युनिटी के जो रेबल ग्रुप हैं, इन्होंने क्या करा, आपके हथियारों के हमारे गोडाउन लूटे और हथियार वहां से निकाल के ले गए। हालांकि 3000 हथियार जो हैं, वेपन्स जो हैं, हमने वापस रिकवर कर लिए हैं, लेकिन स्टिल 2000 वेपन्स आर विद देम। उसके अलावा आपके 1500 मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मैती ग्रुप के साथ है और 2000 कुकी के साथ है। आप मुझे बताओ कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा? यहां पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे बहुत कड़वी है लेकिन सच है। देयर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ। जिस तरीके से इग्नोर किया गया, जिस तरीके से मीडिया है, जिस तरीके से मीडिया ने इन चीजों को इग्नोर किया है, ठीक, ये बहुत बड़े लेवल का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। आप समझ पा रहे हैं, 1.5 लाख लोगों का, 1.5 लाख नहीं, 1.5 मिलियन लोगों का अंदर एंटर करना। सबसे ज्यादा जो ये आपका इन्फ्लक्स हुआ है इनका, इन्हीं मार्ग 70,000 के करीब जब मिलिट्री कू हुआ, घर जलाए गए और ये लोग भाग के, इनको सबसे आसान रास्ता फेंसिंग हुई नहीं है। प्रॉब्लम ही ये है ना, प्रॉब्लम ही ये है कि इसकी कंप्लीट फेंसिंग ही नहीं है। तो ये इतना पोरस बॉर्डर है कि इजीली आप मणिपुर में आ सकते, और सबसे जल्दी कहां घुसे? मणिपुर, मिजोरम में। क्योंकि ये जगह जो है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, राइट, ये एरिया जो है, ये इसको बोलते हैं सागाई। यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई और यहीं से ये लोग भाग के जो है कहां पहुंचे? मणिपुर में और मिजोरम पहुंचे। और आप देख लीजिए कि मणिपुर में क्या दिक्कतें आ रही है, मिजोरम में वापस जू लैंड के बारे में क्या हो रही है, बातें हो रही है। अब आप इस बात को समझिए कि मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि कुछ हमारे ना बहुत फेमस पॉलिटिशियंस थे, उनकी बातों को वापस दोहराना और पास में जाके उनकी बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट डिप्लोमैट्स में से एक थे सरदार के.एम. पानीकर। सरदार के.एम. पानीकर ने यह कहा है कि भाई देखिए, इनने अपने स्टेटमेंट में, आप देखिए, हिस्टोरियन भी थे और बहुत फेमस डिप्लोमैट थे, माने हुए, राइट। इन्होंने बोला कि डिफेंस, बर्मा का डिफेंस मतलब क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया। अगर बर्मा को किसी भी तरीके से नुकसान होता है, उसका डायरेक्ट असर आपको कहां देखने को मिलेगा? इंडिया में। तो इसलिए यह भारत की जिम्मेदारी होनी चाहिए और भारत को इस जिम्मेदारी को इतना हैवी, इतना भारी नहीं महसूस करना है बर्मा को डिफेंड करते, क्योंकि अगर म्यांमार में स्टेबिलिटी नहीं आई, म्यांमार में किसी भी तरीके से प्रोग्रेस नहीं हुआ, उसके डायरेक्ट आपके कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको इंडिया को देखने को मिलेंगे। इसलिए इंडिया को हमेशा, अकॉर्डिंग टू सरदार के.एम. पानीकर, इंडिया को हमेशा रेडी रहना चाहिए म्यांमार में सिक्योरिटी, पीस एंश्योर करने के लिए, वो प्रोग्रेस की तरफ जाए और उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। वहीं पे हमारे बहुत माने जाने वाले डिफेंस मिनिस्टर, अप्रैल 1953 में वी.के. कृष्ण मेनन ने, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, अप्रैल 1953 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन में एड्रेस किया और यूनाइटेड नेशन में एड्रेस करते हुए एक बात बोली कि अगर बर्मा को कुछ भी हर्ट करता है ना, तो आप देख लीजिएगा उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? इंडिया पे पड़ेगा।
क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी ज्योग्राफी, हमारा सब कुछ जो है वो बहुत इंटरलिंक्ड है, तो उसको नुकसान होगा, ऑटोमेटिकली हमें नुकसान होगा। व्हाट हर्ट्स बर्मा वुड हर्ट इंडिया। सो ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। क्यों? प्रायोरिटी बेसिस पे हमेशा बर्मा में, म्यांमार में स्टेबिलिटी लाए, क्योंकि उससे ऑटोमेटिकली इंस्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आएगी। अब ये स्टेटमेंट क्यों देते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए, थोड़ा सा। अब अगर आप देखेंगे, म्यांमार के साथ इंडिया सबसे पहले 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर जो है शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और आप उठा के देखिए हिस्ट्री में आजादी के बाद हमारे ज्यादातर अगर प्रॉब्लम रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में यही आई है। अब कि कैसे हम इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं? सबसे पहले अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने एक बहुत बड़ा लिंक बनाया बिटवीन व्हाट योर बर्मा, उस वक्त बर्मा था, और आपका इंडिया, राइट। बुद्धिज्म में हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे जो आपके मंक्स हैं वो इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से इंडिया आते थे, जिससे एक इंटेलेक्ट इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे का मेल जो उनका साथ हुआ, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ था इंडिया और इंडिया के मेरे दोस्त का बॉर्डर एरिया में। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश इरा। ब्रिटिश इरा के टाइम पे आप याद रखिए, मैंने आपका ब्रिटिश इंडिया के टाइम का मैप लाया। एट द टाइम बर्मा वाज पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। बर्मा एक ब्रिटिश प्रोविंस था, राइट। और ये एरिया पूरी तरीके से ओपन था, और इस वजह से क्या था, बहुत सारे लोग जो हैं, ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे फ्लरिश हुआ, तो लोगों का यहां पे आना जाना बहुत रहता था, लोगों का आना जाना इससे बहुत बढ़ता रहा। तो आप समझिए कि हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत बड़े लेवल का है। तो हम इस तरीके से जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ कि हम अलग हो नहीं सकते। अब जब आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने देखा कि भाई म्यांमार तो बहुत ही बढ़िया जगह में है, हाँ, बढ़िया जगह मतलब इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन, वेरी नियर टू व्हाट वाटर बॉडी, जहां से कहीं अरबों डॉलर का रोज ट्रेड जाता है। अगर स्ट्रैटेजिकली इस जगह पे मेरा कंट्रोल आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी कंट्री जो है वो ग्रो करेगी, और बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते उसको नई मार्केट चाहिए थे, नए रिसोर्सेज चाहिए थे। उसको पता चला कि म्यांमार से बढ़िया रिसोर्स तो कोई है ही नहीं। म्यांमार इज वेरी फेमस फॉर हैविंग द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल। भरमार है नेचुरल गैस का, ऑयल का। उसके अलावा म्यांमार में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते, म्यांमार में वो क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं जो आज के टाइम पे हर एक देश को अपने इकोनॉमी को ग्रो करने की जरूरत है। तो इस तरीके से चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस जो है म्यांमार पे बढ़ाना स्टार्ट किया। जब चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बहुत बड़ा, तो म्यांमार में बहुत सारे हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने डायरेक्ट असर डाला नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे। अब जब यह असर पड़ा तो हमें समझ आया कि नहीं भाई, इंडिया को समझ आया, भारत को समझ आया कि हमें किसी भी तरीके से म्यांमार को अपनी तरफ लाना पड़ेगा। म्यांमार के लोगों के साथ हमें, म्यांमार के सरकार के साथ, म्यांमार के आर्मी के साथ हमें बेहतरीन रिश्ते बनाने पड़ेंगे। और वहां पे म्यांमार के साथ रिश्ते बनाने के लिए ईस्ट, अगर आपको पता हो, ईस्ट एशिया पॉलिसी, जिसमें इंडिया ने, भारत ने बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन और आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू म्यांमार के साथ रिश्ते बहुत बेहतरीन किए। और कहीं ना कहीं म्यांमार में अगर डेमोक्रेसी इतने बड़े लेवल पे आए, इंडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। इस तरीके से भारत ने म्यांमार के साथ रिश्ते बहुत बेहतरीन बना के रखे थे कि 2021 में क्या हो जाता है, मिलिट्री कू हो जाता है। 2021 में जब उस वक्त की चुनी हुई आपकी प्राइम मिनिस्टर को वहां की आर्मी जो है बाई फोर्स हटाती है, जेल में डालती है और पूरा मिलिट्री रूल डिक्लेयर कर देती है। अब जैसे ही उन्होंने मिलिट्री रूल डिक्लेयर किया तो म्यांमार में छोटे छोटे जगहों पे रेबल ग्रुप खड़े हो गए कि हम जो है नहीं मानेंगे, हमें ये मिलिट्री रूल चाहिए नहीं, और हम इसका खंडन करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं, और हम पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश करेंगे। और डेमोक्रेसी ऐसी नहीं आएगी, हम फाइट करेंगे किसी मिलिट्री के साथ, जिनको जुंटा बोला जाता है। अब रखाइन स्टेट में मेरे दोस्तों कौन एक्टिव था याद रखना, रखाइन स्टेट में जो रेबल ग्रुप जुंटा के खिलाफ लड़ रहा था वो था अराकन आर्मी, राइट। उसके अलावा शान स्टेट है, किसकी, म्यांमार की। शान स्टेट में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस
और टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी ये लड़ रहे थे। अब इन्होंने फैसला किया, इसके अलावा बहुत और छोटे छोटे रेबल ग्रुप्स हैं, राइट। इन्होंने फैसला किया चलो हम तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और तीनों इकट्ठे होकर क्या करते हैं? अलायंस बनाते हैं। और वो अलायंस क्या बनाई? द थ्री ब्रदरहुड अलायंस। The Three Brotherhood Alliance was basically an organization which was made up of 3 rebel groups। और ये इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने मिलकर मेरे दोस्तों ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 1027। ऑपरेशन कहां चलाया? ऑपरेशन चलाया आपका सागेइंग रीजन में, सागेइंग स्टेट में। वही सागेइंग स्टेट जो म्यांमार की है, मणिपुर के साथ बॉर्डर करती है। यहां पे ये लड़ना स्टार्ट हुए किसके साथ? ये लड़ना स्टार्ट हुए किसके अगेंस्ट? आपके जुंटा के। और यहीं से मेरे दोस्तों आपका ये स्पिल हुआ, ये पूरा कहां पहुंचा? मणिपुर के अंदर पहुंचा। जब सागेइंग में बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने मारना स्टार्ट किया, जुंटा ने भी मारना स्टार्ट किया, इन्होंने भी मारना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे जो मासूम थे वहां पे उनको भागना पड़ा। वो मासूम जो है उनको भागने का अगर और उनको जान बचा के रहने का सबसे सही जगह ठिकाना जो मिला वो क्या था? यहां पे मणिपुर। 70,000 घर जो है सिर्फ जुंटा ने जला दिए थे, जिसकी वजह से इनमें बहुत सारे मैती ग्रुप के लोग जो यहां रहते वो भी भागे, मणिपुर जाके सेटल हो गए। और आपके कुकी लोग वो भी जाके क्या हो गए? आपके मणिपुर सेटल हो गए। और 40,000 के करीब जो है आपके इलीगल जो माइग्रेंट्स है वो कहां रह रहे हैं? आपके मिजोरम में। और मिजोरम में ज्यादातर जो रह रहे हैं वो कौन है? आपके कुकी हैं, क्योंकि मिजोरम में ऑलरेडी क्या है? क्रिश्चियन लोग हैं, जो लोग हैं, तो कुकी ने इनके साथ कनेक्ट किया। अब जब मैती ने वहां पहुंचे तो मैती ग्रुप यहां रह रही थी। मैती ग्रुप जब मणिपुर पहुंचती है, वो मणिपुर में जाके देखती है कि ऑलरेडी विवाद चल रहा है, ऑलरेडी मैती लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं जो वहां के कुकी लोग लेके बैठे हुए हैं। और जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद कोर्ट को ये बोला कि आप बताइए किस तरीके से हम मैती लोगों को वही बेनिफिट दे सकते हैं जो कुकी को मिल रहे। ये बात जब कुकी को पता चली, कुकी भड़क उठे और कुकी ने झगड़ा करना स्टार्ट हुआ। वहां से ये रेबल ग्रुप अलग अलग बन गए। मैती का अलग से रेबल ग्रुप बन गया, कुकी का अलग से बन गया। कुकी लोग भागते यहां जाते, यहां से हथियार उठाते मणिपुर में आते, मैती लोग जाते यहां से हथियार उठाते वापस यहां पे आते। इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट ने एक नया शेप ले लिया मेरे दोस्तों, नया शेप। अब यहां पे जो सबसे रेयरेस्ट चीज देखने को मिली ना वो था यूएसए का सपोर्ट। और यूएसए पता नहीं मुझे, मैं बहुत नफरत करता हूं ऐसी कंट्री से। अभी यू कांट इवन इमेजिन कि क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है म्यांमार की, बहुत बुरी हालत है हमारे मणिपुर की। मीडिया सोई हुई, मीडिया को दिखाना नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चले कितने इनोसेंट्स जो है वहां पे बेघर हो गए और वहां पे कितने तादाद में आउटसाइडर्स आके मणिपुर में सेटल हो गए, मिजोरम में सेटल हो गए। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में हमें देखने को मिलती है। सबसे रेयरेस्ट ओकेजन जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट का ये है कि इंसर्जेंट्स ग्रुप्स जो है मणिपुर में वो एक साथ इस बार लड़ रहे किसके? जुंटा के खिलाफ। पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले अलग अलग लड़ते थे, चिन स्टेट में अलग लड़ना, काचीन में अलग लड़ना, अब ये सारे मिल चुके और इन्हीं जुंटा के साथ अब कौन मिल चुका है? आपका मैती ग्रुप के इंसर्जेंट ग्रुप, जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जो इंडिया में मणिपुर में काम कर रहे थे, वो अब जाके लड़ रहे हैं कहां पे? आपके म्यांमार में जुंटा के साथ, इनके खिलाफ, ताकि कुकी डोमिनेटिंग कुछ भी ना आ जाए भाई हमारे मणिपुर में। इनसिक्योरिटी है। अब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को डायरेक्ट सपोर्ट किसका है? यूएसए का, क्योंकि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो सिर्फ एक ऑफिस जो आपको वर्चुअली जो रियलिटी में मिलेगा वो आपका वॉशिंगटन में है। न्यू व्हाइट हाउस के बिल्कुल बगल में आपको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का क्या मिलेगा? ऑफिस मिलेगा, जिसको यूएसए मानती है, यूएसए बोलती है यही है। और यूएसए पूरी तरीके से हेल्प कर रही है। यूएसए बोल रही है, यूएसए ने कानून पास किया, उस कानून का नाम है HR 546 बर्मा यूनिफाइड थ्रू रिगरस मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2021। इसमें कानून पास करके इन्होंने बोला कि हम पूरी तरीके से ऑथोराइज करते हैं कि हम कोई भी मेजर्स लेंगे, हमें वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भी करनी है और हम वहां पे किसी भी तरीके से म्यांमार में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। एंड इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को, जिसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? ये है। इनको बोला कि आप क्या करें, एक आर्म विंग बनाएं और हथियार हम प्रोवाइड करेंगे, उस आर्म विंग को लगा दें जुंटा के खिलाफ। अब आप बोलोगे सर यूएसए ऐसा क्यों कर रही है ना?
कारण क्या है? क्योंकि म्यांमार बहुत ही ज्यादा रिच है ऑयल एंड नेचुरल गैस में, बहुत ही ज्यादा। और म्यांमार सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस नहीं, म्यांमार टॉप 4 कंट्रीज में आता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। और एक ऐसे एलिमेंट है आपका डिस्प्रोसियम और टेर्बियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो हर किसी देश को चाहिए और बहुत कम मिलते हैं। और सबसे ज्यादा ये कहां मिल रहे? म्यांमार में मिल रहे। और म्यांमार में कौन सी जगह पे मिल रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, चिन स्टेट, जो क्या कर रही है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बॉर्डर कर रही है। कहां मिल रहे हैं? आपके रखाइन स्टेट में मिल रहे हैं। आपके कहां मिल रहे हैं? साइगान में मिल रहे हैं। और यहीं पे पीपल डिफेंस फोर्स जो यूएसए बैक है, आर्म विंग के साथ क्या कर रही है? हमला कर रही है। और इसी पीपल डिफेंस फोर्स के खिलाफ जो है आपकी मैती कम्युनिटी लड़ रही है जुंटा के साथ मिलकर, जुंटा के साथ मिलकर। अब आप चाइना देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि 2021 के कू के बाद, राइट, चाइना ने क्या किया? जुंटा की मिलिट्री के साथ मिलकर बहुत सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, डेथ ट्रैप पे फंसा दिया। अब प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखो, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट देखोगे, ये सारे 2021 के बाद प्रोजेक्ट्स लाए चाइना ने। जिस मिलिट्री रूल को पूरी दुनिया नहीं मानती, म्यांमार जिसको ब्लैक लिस्टेड कंट्री बोला गया है, वहां पे चाइना ने उसी मिलिट्री के साथ क्या किया है? एग्रीमेंट करके इस इन्वेस्टमेंट को वहां पे डाला है। 2.5 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2.4 मिलियन, 180 मिलियन, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करके आपको लगता है चाइना जाने देगी? और इसी चाइना के इसी इन्वेस्टमेंट को, ताकि ये रिसोर्सेज ज्यादा ना खा जाए, मैं रिसोर्सेज खाऊं, यूएसए बीच में पड़ गई, यूएसए के आगे बीच में आ गई है। मेरी बात क्लियर है? अब देखिए आप क्या बोला है, यही स्टेट्स में जो प्रॉब्लम है, चीन के, रखाइन के, साइगन के 1.5 मिलियन पीपल दे हैव फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड। और पोरस बॉर्डर, बिल्कुल खुला बॉर्डर, कोई फेंसिंग नहीं, मणिपुर में सबसे ज्यादा एंटर किए हैं। उसके बाद 40,000 के करीब म्यांमारी रिफ्यूजीज आपके कहां रह रहे हैं? आपके मेरे दोस्तों रह रहे हैं मिजोरम में। उसके अलावा एंटी जुंटा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे आपके चिन नेशनल आर्मी, अराकन आर्मी, दे आर वेरी एक्टिव। और चिन नेशनल आर्मी और अराकन आर्मी को डायरेक्ट किसका सपोर्ट है? कुकी कम्युनिटी का। किसका सपोर्ट आ रहा है? कुकी कम्युनिटी का आ रहा है। अब आप ये देखिए, क्या नाम है इसका? रिखावदार। रिखावदार आपका बिल्कुल सटका हुआ है किसके साथ? मिजोरम के साथ। रिखावदार जो मिजोरम के कौन से टाउन? जोखावथर टाउन से कुछ ही दूरी में, खींच के 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में आज ये रिखावदार टाउन पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ चुका है? चीन नेशनल आर्मी के कंट्रोल में, अराकन आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है। और वहीं से बहुत बड़े लेवल पे जब इन्होंने इसको कंट्रोल किया, रिखावदार को, उसके बाद एक वीक के अंदर 2000 सिविलियंस जो हैं वो म्यांमार से कहां एंटर करते हैं? मिजोरम में एंटर करते हैं। और अभी काउंट किया जा रहा है, आर्मी कह रही है कि 50,000 के अराउंड मिजोरम में एस्टिमेशन हम लगा रहे हैं कि ये सिविलियंस जो म्यांमारी जो ग्रुप एंटर कर चुका है, जिसमें अराकन आर्मी के कुकीज ग्रुप ये हथियारों के साथ। और मणिपुर में तो गिनती नहीं है, मणिपुर में गिनती नहीं है। अब पीपल डिफेंस फोर्स सपोर्ट करती है किसको? जोलैंड को। मणिपुर मिजोरम में पहुंचे, मिजोरम में क्रिश्चियन कम्युनिटी ये बड़ी देर से जोलैंड कर रहे हैं। तो आप सोचिए, पीपल डिफेंस फोर्स जो है वो डायरेक्टली अब इन्वॉल्व है। और मिजोरम में आपको ये कहीं ना कहीं आवाज सुनाई देती होगी कि हमें जोलैंड चाहिए, हमें क्या चाहिए? बड़ा मिजोरम चाहिए। इसे बोलते हैं क्या? ज़ेलंगा। दैट लैंड फॉर व्हाट? लैंड ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल द कुकी पीपल, जिसमें मणिपुर के लोग हैं। यहीं से पूरा सपोर्ट जा रहा है कुकी के लोगों के पास, किसके खिलाफ? मैती के खिलाफ। और इस तरीके से ये इंटरनेशनल हो चुका है। तो यहां पे बहुत बड़े लेवल पे एक्शन लेना चाहिए था सरकार को, राइट? बहुत बड़े लेवल पे एक्शन। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या करेंगी भाई, है ना? उनको उस टाइम पे, उस सिचुएशन में अब जाके डिप्लॉय करना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे या तो हमें आसियान को बीच में लाना पड़ेगा, थाईलैंड और आसियान जो स्टेट्स हैं उनको लाके म्यांमार के साथ बात करनी पड़ेगी, भाई ये कम कीजिए। क्योंकि बहुत बड़े तादाद में हमारे यहाँ पे क्या आ चुके हैं? म्यांमारी इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पे हैं और यहाँ से इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां पे जा रहे हैं। जो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ वेपन है और ड्रग्स तो भूल ही जाओ ना।
ड्रग्स की तस्करी नेक्स्ट लेवल चल रही है। अब आपको लिए एक सवाल कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ जुंटा आर्मी, मिन ऑन्ग, सोईविन, तिनहला या थेंगशिन। बच्चे इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो वीडियोस है बहुत पसंद आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।